गुड मॉर्निंग क्लास। सो हम प्रीवियस क्लास को ही आगे एक्सटेंड करते हुए देख रहे हैं। प्रीवियस क्लास में अभी अपन ने देखा था डीएनए एंड आरएनए के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। क्योंकि जनरली हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोप्रोटीन्स की, तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स को हमने जनरली न्यूक्लिक एसिड में एंड प्रोटीन्स में बांटा था, ठीक है। एंड न्यूक्लिक एसिड में हम जनरली शुगर की बात कर रहे थे, तो आई होप शुगर वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि शुगर्स क्या होती हैं, दो टाइप की होती हैं, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। नाउ सेकंड पार्ट पे हम आ रहे थे, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ होता है। सिंपल सी चीज़ है, फॉस्फोरिक एसिड इस तरह से प्रेजेंट रहता है अटैच्ड फॉर्म में। तो ये भी हमारी बात हो गई कि फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। नाउ लास्ट बात जो हमारी आती है, दैट इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन बेस, ठीक है। दैट इज NB नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेसिस की जब आप बात करते हो तो नाइट्रोजन क्षारक बोलते हो आप इनको। एंड नाइट्रोजन क्षारक जो हैं वो दो प्रकार के मिलेंगे हमें, पहले प्यूरिन्स और दूसरे टाइप हमें मिलेंगे पिरिमिडीन्स। ठीक बात है, एक प्यूरिन्स एक पिरिमिडीन्स। सबसे पहले देखते हैं प्यूरिन्स की संरचना को, आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। प्यूरिन्स जो हैं जनरली प्यूरिन्स सिंगल रिंग कंपाउंड्स नहीं होंगे, डबल रिंग कंपाउंड्स होंगे। तो डबल रिंग कंपाउंड्स ये होते हैं, और डबल रिंग कंपाउंड होने के साथ साथ, ठीक है, डबल रिंग कंपाउंड तो है ही है, इनके साथ साथ ये जो प्यूरिन्स हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन, ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन एंड G स्टैंड्स फॉर ग्वानिन। नाउ पिरिमिडीन्स जो हैं जनरली सिंगल रिंग कंपाउंड्स होते हैं। ये भी जनरली टू टाइप्स के हो सकते हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी ऑफ 3 टाइप्स विच आर एज फॉलो, ठीक है। थायमीन, साइटोसिन, थायमीन T से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल यूरेसिल को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स प्रेजेंट रहेंगे। नाउ इनके स्ट्रक्चर्स देख लीजिएगा, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जनरली प्यूरिन अभी हमने बोला था कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। देखिएगा जनरली प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, देखिए डबल रिंग है। रिंग का जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस N से स्टार्ट हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। दो है एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन आप सब जानते हो, एडेनिन को हम A से दिखाते हैं, ग्वानिन को हम G से दिखाते हैं। अब इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसे नंबरिंग किया तो ये मेरी नंबरिंग इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो एडेनिन का दूसरा नाम होता है 6 अमीनो प्यूरिन, यानी कि प्यूरिन तो ये है ही है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप अटैच्ड है। देख लीजिए ये इसकी 6th पोजीशन है, और इसी 6th पोजीशन पर यहाँ पर अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप अटैच्ड रहेगा। तो इसे हम बोल देंगे 6 अमीनो प्यूरिन, यानी कि जनरल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर N है, 7th एंड 9th पोजीशन पर N है, नाइट्रोजन है। बस एक जनरल सा चेंज जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसे नाम दिया 6 अमीनो प्यूरिन। नेक्स्ट आता है ग्वानिन। ग्वानिन में आप देखोगे, वापस से नंबरिंग कर लो,
और अच्छे से याद हो जाती है चीज़ें नंबरिंग करने के बाद। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 3 4, यहाँ 5 है, 6 7 8 9, ठीक है। नंबरिंग से भी याद रखिएगा 9 जगह नंबरिंग हम कर सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट इसे हम बोल रहे हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। प्यूरिन वर्ड क्लियर है, प्यूरिन है इसलिए, बट 2 अमीनो यानी कि सेकेंड पोजीशन पर हमें क्या मिलेगा, NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप ये मिल रहा है। और 6 पोजीशन पर हमें ऑक्सीजन ग्रुप मिलेगा, क्योंकि 6 ऑक्सी है तो 6th पोजीशन पर हमें मिलेगा ऑक्सीजन। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ सेम प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर्स जनरली मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन एंड ये हो जाता है 6 अमीनो प्यूरिन। नाउ बात करते हैं इसके बाद पिरिमिडीन्स की, तो पिरिमिडीन्स भी देख लीजिएगा। ऑलराइट, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन है, एम डायजीन भी इन्हें हम बोल रहे हैं। जब पिरिमिडीन की बात कर रहे हैं साफ दिख रहा है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, एंड जब नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग हमारी यहाँ पे 1 यहाँ से शुरू होता है, 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग इनमें होती है। याद रखिएगा फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर ही केवल N ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी सब पोजीशन पर जहाँ पे कुछ भी नहीं है दैट मीन्स वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा। अब एक सिंपल सा आइडिया, यूरेसिल जो है वो केवल और केवल RNA में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि A के साथ U बाइंड करता है, T बाइंड नहीं करता। तो याद रखिएगा थाइमीन केवल और केवल DNA में प्रेजेंट रहता है, लेकिन साइटोसिन बोथ DNA एज वेल एज RNA में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है। अब देखेंगे बिकॉज बॉन्डिंग जो होती है वो हमेशा ऐसे होती है RNA में, और DNA में बॉन्डिंग होती है AT, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम बोल रहे हैं U केवल और केवल हमारे RNA में रहेगा, T केवल और केवल हमारे DNA में रहेगा, ठीक है। बिकॉज U हमेशा T की प्लेस को ही लेता है, ठीक है, T की जगह ही आता है, तो T कभी भी हमें RNA में नहीं मिलेगा। अब देखेंगे यूरेसिल का स्ट्रक्चर। जनरली यूरेसिल को स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं, U स्टैंड्स फॉर यूरेसिल एंड 420 देख रहे हैं। इसको याद करने का एक सिंपल सा टेक्निक है यूरेसिल, यानी कि U 420, और 420 का मतलब है हम नंबर करेंगे अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग कर दी। 420 का मतलब है U मतलब यूरेसिल, 4 और 2 कार्बन पर O प्रेजेंट रहेगा। यही हम देख रहे हैं सेकेंड कार्बन पर भी O है एंड फोर्थ कार्बन पर भी O प्रेजेंट है, तो इससे यूरेसिल हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। याद रखने वाली चीज़, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन रहेगा, सब में कॉमन है फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यूरेसिल में फोर्थ एंड सेकेंड पोजीशन पर, फोर्थ और सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सीजन रहेगा, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं U 420। नाउ ये तो बात हुई हमारी किसकी, यूरेसिल की। अब इसको अगर हमें मार्क भी करना है सपोज, तो हम इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए हम इसे ऐसे भी मार्क कर सकते हैं कि 2 एंड 4, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सीजन, फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सीजन, एंड यहाँ से गया ये रिमूव हो गया ये, तो यूरेसिल के लिए U 420।
नाउ थायमीन की बात करते हैं। थायमीन में भी हमें नंबरिंग करना ज़रूरी है। तो थायमीन की जब हम बात करेंगे तो हम थायमीन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड लास्टली 6। याद रखिएगा पिरिमिडीन में हमेशा 6 रहेंगे, प्यूरीन में 9 नंबर तक हम काउंट करते हैं। अब देखेंगे थायमीन को याद करने की ट्रिक होती है हमारी TUM। ठीक है, थायमीन को याद करने की हमारी ट्रिक है TUM, तुम। ठीक है, यहाँ पे था यूरेसिल U420 और यहाँ पे है तुम, यानी कि टी की बात कर रहे हैं हम, थायमीन की बात कर रहे हैं इसलिए टी आ रहा है यहाँ पे। यू का मतलब है यूरेसिल। ठीक है, यानी कि थायमीन क्या है, थायमीन कैसा स्ट्रक्चर है, यूरेसिल को अगर हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें, यूरेसिल में हम अगर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें तो हमें मिल जाता है थायमीन, इसलिए हम थायमीन को याद रखते हैं TUM से। ठीक है, बिकॉज थायमीन का स्ट्रक्चर है यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप का एडिशन। अब देखो यूरेसिल में जब मिथाइल ग्रुप का एडिशन हुआ, सेम स्ट्रक्चर है, बस एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप का एडिशन है तो उसको हमने बोल दिया CH3 ग्रुप का एडिशन है, तो वो हमारा हो गया थायमीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। ये देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर है, जस्ट डिट्टो स्ट्रक्चर है, बस एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। तो कई बार हम थायमीन को क्या बोलते हैं, मिथाइलेटेड यूरेसिल। ठीक है, मिथाइलेटेड यूरेसिल हम थायमीन को बोलते हैं, बट कई बार हम यूरेसिल को क्या बोलते हैं, डीमिथाइलेटेड थायमीन। तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ डीमिथाइलेटेड थायमीन, यानी कि थायमीन ग्रुप में से मिथाइल ग्रुप को हटा दो तो बन जाता है यूरेसिल। तो डीमिथाइल मतलब मिथाइल CH3 ग्रुप का रिमूवल। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा C, यानी कि साइटोसिन। साइटोसिन देखोगे, नंबरिंग कर लो पहले तो ज़्यादा याद रहेगा अच्छे से। नंबरिंग इसकी स्टार्ट होती है हमारी नीचे से 1 2 3 4 5 एंड लास्टली 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद हमें पता चला कि साइटोसिन को हम याद कर सकते हैं CO2 से। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, इससे हम याद कर सकते हैं। तो CO2 यानी कि C का मतलब है साइटोसिन के लिए ही यूज़ हो रहा है, O का मतलब है ऑक्सीजन एंड किस कार्बन पर है, जस्ट बिकॉज सेकेंड कार्बन पर है इसलिए वर्ड आ रहा है 2, सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन ग्रुप ऐड है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं साइटोसिन स्ट्रक्चर। ठीक है, CO2 से हम याद रख सकते हैं साइटोसिन स्ट्रक्चर। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि यहाँ पर साइटोसिन में 4th कार्बन पर भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको इजीली याद हो जाएंगे, एंड इनको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, CO2 से आप इसे याद रखिएगा। आई होप आपको ये क्लैरिफाई हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वाली स्लाइड हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। नाउ नेक्स्ट बात कर रहे थे क्योंकि हम DNA की, तो DNA की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं DNA का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले तो न्यूक्लियोसाइड्स से। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है,
एक्चुअल में न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं? शुगर, शुगर के साथ साथ नाइट्रोजन बेस, ठीक है, यही होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाएंगे हमारे? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। तो जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोसाइड हमारे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 बेसिस को कंपेयर करेंगे। बेसिस हमारे पास 4 ही होते हैं, एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। दूसरा हमारा हो जाता है, दूसरा हमारा हो जाता है, ये तो हमारा पहला हुआ एडेनिन, ठीक है, एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर। सेकंड हमारा हो जाता है, एडेनिन के अलावा और क्या होते हैं? थाइमीन, तो हमारा हो जाता है सेकेंड थाइमीन, क्योंकि प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर, वापस से ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। तीसरा हमारा हो जाता है, एडेनिन हो गया, थाइमीन हो गया, ग्वानिन, ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर। और लास्ट जो हमारा होता है वो हमारा होता है, भाई ग्वानिन हो गया, एडेनिन हो गया, थाइमीन हो गया, साइटोसिन, साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब इनको हम क्या कर सकते हैं? नेमिंग दे सकते हैं, राइट। इनको हम डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं ये आप देखिएगा। एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो हम इसे बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं डीऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है, क्योंकि एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर है, अभी तक फॉस्फेट ग्रुप नहीं जोड़ा है क्योंकि ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं, तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सी एडेनोसिन। ऐसे ही थाइमीन को हम बोल सकते हैं डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है, डीऑक्सी थाइमिडीन। ऐसे ही सेम हम इसको बोल सकते हैं डीऑक्सी, ठीक है, क्योंकि ग्वानिन होता है तो ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन। और ऐसे ही हमारा जो साइटोसिन है उसको हम बोल सकते हैं डीऑक्सीसाइटिडिन। ये तो हमारे हो गए न्यूक्लियोसाइड्स, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोटाइड्स को देखिएगा, इसी में करेंगे हम न्यूक्लियोटाइड्स को भी, ठीक है, इसी में मैं न्यूक्लियोटाइड्स करना चाहूँगी। तो इसी में हम S की जगह पे, अगर न्यूक्लियोसाइड्स की जगह पे हम अगर न्यूक्लियोटाइड्स देखें तो देखिएगा शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड्स किससे बनते हैं? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस से। न्यूक्लियोसाइड से क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। और इन सब में फिर क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने की वजह से ये सारे क्या हो जाएंगे? डीऑक्सी एडेनोसिन, फिर इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इस तरह से डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर सीधी सी बात है, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखेगा, हमें एक बार देखेंगे इस तरह से, ठीक है, NB नाइट्रोजन बेस भी ऐड हो गया, यहाँ पर इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो गया।
अब ये तो हो गया हमारा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि शुगर कैसी है यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस शुगर होने की वजह से यहाँ पर जो है O जो है वो रिमूव हो जाएगा और H प्रेजेंट रहेगा। ये चीज़ शो कर रहा है डीऑक्सीराइबोस शुगर को फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजन बेस की जगह पे मैं लिख दूँ अगर A, ठीक है, नाइट्रोजन बेस की जगह पे मैं अगर A लिख दूँ तो ये हमारा हो गया डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं, हम लिखते हैं ATP, AMP थोड़ी लिखते हैं, ये तो हमारा हो जाएगा AMP, ठीक है, या हम लिख दें DAMP हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल d लिखेंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना है, ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से जुड़ जाएंगे, और 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएंगे तो हम इसे बोल सकते हैं सिंपली ATP या फिर DATP, डीऑक्सीराइबोस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सिंपल, आपको आई होप क्लियर हो गई होगी ये चीज़। इफ विजुअलाइज नहीं हो रहा तो अब विजुअलाइज भी हो रहा होगा कि इस तरह से यहाँ पर बनते हैं, फॉर्म होते हैं। क्योंकि डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर ही होगी, तो जनरली डीएनए के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं DAMP, ठीक है। अदरवाइज राइबोस शुगर होती तो AMP वर्ड डायरेक्ट यूज़ होता, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट डायरेक्टली हम वहाँ पर बोलते, तो ये D हमारा नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है तो ये हमारा हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में DTMP, ठीक है, DTMP हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, तो जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और शॉर्ट में हम लिख सकते हैं DGMP, ठीक है, या GTP, अगर ट्राइफॉस्फेट जुड़ रहे तो GTP। ऐसे ही डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा DCMP, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब जब हम इनके बीच में भी डिफरेंसेस देखेंगे, सपोज मैंने बोला ये DNA है, ये RNA है, तो इनमें भी हमें डिफरेंसेस दिखेंगे। तो डिफरेंसेस को हम कैसे शो करेंगे, देखिएगा DNA में पढ़ा हमने DCMP, ठीक है, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, या फिर DCTP ट्राइफॉस्फेट। दूसरा हमने पढ़ा DGMP, ठीक है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर DGTP ट्राइफॉस्फेट, या फिर DP भी हो सकता है, डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जुड़ रहे तो। ऐसे ही हमने यहाँ पढ़ा DAMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर DATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी डाइथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, या फिर डाइथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब जब हम RNA पढ़ेंगे ना, तो RNA में हमें और डिफरेंस दिखेगा। RNA में हमें क्या डिफरेंस दिखेगा, ये DCMP है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा CMP या फिर CTP, D हट जाएगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस हट जाएगा। ऐसे ही ये DGMP है ना, ये GMP और GDP भी हो सकता है, डाइफॉस्फेट, या फिर GTP ट्राइफॉस्फेट हो सकता है। सेम यहाँ पर बात कर रहे हैं AMP है ना, तो AMP क्या हो जाएगा, DAMP AMP हो जाएगा, ATP हो जाएगा।
ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर तो सीधी सी बात है, आरएनए में टी होता नहीं है, यू होता है, तो यूरेसिल होता है, तो यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट या यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, तो यूएमपी या फिर यूटीपी प्रेजेंट रह सकता है। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस दिख सकते हैं। चलो डीएनए की ही बात कर रहे थे, तो डीएनए की ही बात करते हुए हम देख लेते हैं डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं किस तरह से प्रेजेंट रहती है। बाहर की तरफ देखोगे तो शुगर फॉस्फेट की चेन रहती है, इस तरह से PS इस तरह से शुगर फॉस्फेट चेन प्रेजेंट रहती है, यानी कि एक बैकबोन प्रेजेंट रहती है शुगर एंड फॉस्फेट की। जो शुगर है, शुगर से बेसिस प्रोजेक्ट करते हैं इनसाइड। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ बिल्कुल ऐसे ही चेन प्रेजेंट रहेगी शुगर फॉस्फेट की। ठीक है, शुगर से बेसिस, सिंपल सी चीज़ है, शुगर पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि शुगर से ही अटैच रहते हैं, तो शुगर से बेसिस इस तरह से अटैच रहें। अब बेसिस जो होते हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि डीएनए है ATCG GCTA, इस तरह से बेसिस प्रेजेंट रह सकते हैं। एंड जो बेसिस हैं उन बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं, डबल, यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल, यहाँ पे भी हो जाएगा ट्रिपल, यहाँ पे भी हो जाएगा डबल। और ये तो हमारे हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और यहाँ पर इस जगह पर जो शुगर्स कनेक्ट हो रही हैं, इन शुगर्स पे भी PDB बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे भी PDB फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमेशा किस किस के बीच में बनता है, 3 प्राइम शुगर और 5 प्राइम शुगर के बीच में बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर बनता है। इस तरह से एक कॉमन स्ट्रक्चर हमारा डीएनए का प्रेजेंट रहता है विद शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड, प्रोजेक्ट करते हैं इनसाइड, अंदर की तरफ ही है प्रोजेक्ट करते हुए। तो इस तरह से डीएनए का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। बट ये तो हमने बात की एक नॉर्मल जनरल स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे जो डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल है उसकी बात करेंगे। वॉटसन क्रिक मॉडल क्या कहता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वॉटसन क्रिक ने मिलकर मॉडल दिया था, तो इनका मॉडल कहता क्या है ये हमें ज़रूरी है देखना। वॉटसन क्रिक मॉडल ये कहता है कि डीएनए जो है नेचर में एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, डीएनए नेचर में एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब ये रहा, इस तरह से डीएनए प्रेजेंट रहता है 5 to 3 प्राइम, एंड यहाँ पर रहेगा 3 प्राइम, नहीं रह सकता यहाँ पर कि वो पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 5 प्राइम to 3 प्राइम। ठीक है, इस तरह से एंटी पैरेलल नेचर प्रेजेंट रहेगा। तो सिंथेसिस इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में, सिंथेसिस भी अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। एंटी पैरेलल नेचर के साथ वॉटसन क्रिक एक और इम्पॉर्टेंट बात भी कहते हैं कि एंटी पैरेलल तो है ही सही, इसके साथ साथ सिंथेसिस हमेशा किस में होगा, 5 प्राइम to 3 प्राइम, नॉट डैश, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। और A के साथ हमेशा T विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाइंड करेगा, वाइल C के साथ G विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमेशा बाइंड करेगा, या GC के साथ बाइंड करेगा, सिमिलर थिंग है। एक और चीज़ ये भी बोलते हैं कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये होता है। तो डबल हेलिकल का मतलब ये है कि जो डीएनए है, जनरली अगर हम बोल रहे हैं तो डीएनए को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कि इस तरह से प्रेजेंट एक लैडर के फॉर्म में। लेकिन जब डबल हेलिकल बोल देते हैं तो इस तरह से हमारा डीएनए बनता है। ठीक है, इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में डीएनए फॉर्म होता है। तो ये